गाइस आवाज आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। As I told you earlier, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, ये थियरीज पैरेलली चल रही थी। ठीक है, आप डिफरेंस देखो, 1805 लिखा है ना, यही वो बंदा है, ये जो दो फिनोमेनन है, जो दो फिनोमेनन है, एक डिफ्रैक्शन और एक इंटरफेरेंस, ये जो दो फिनोमेनन है उसको ऑब्जर्व किया या उसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सुना होगा तुमने, मैं अभी बताऊंगा भी और वीडियो भी दिखाऊंगा उसको। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि नहीं, वो तो जो लाइट है वो वेव कैरेक्टर है, तो उसकी भी बात करेंगे हम लोग। बट उसके पहले ये तो पता हो कि ये वेव क्या है। बार बार हम लोग बात कर रहे हैं वेव थियरी या वेव कैरेक्टर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये वेव क्या है थोड़ा सा आइडिया तो लगना चाहिए अपने को, है ना। पार्टिकल तो ठीक है, बट ये वेव क्या है? देखो, जैसे मान लीजिए आपकी बात करें हम, आप सोच लो, इट्स लाइक कि आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कार में बैठकर, है ना। आप मान लीजिए कि मुंबई से दिल्ली गए, ठीक है, तो आप जो है कार के अंदर बैठकर गए, कार एक काइंड ऑफ कैरियर हो गई है, ठीक है, जो आपको कैरी कर रही है, मुंबई से दिल्ली लेकर जा रही है, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कि जब पार्टिकल मूव करता है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो मूव करता है स्पेस में, जहां भी वो जाता है, पार्टिकल जहां पर जाएगा, हम मानकर चल रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है स्पेस में, एक जगह से दूसरी जगह। दिस इज द वे वी एक्सप्लेन दैट एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, एक तो ये हो गया कि पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, तो बिकॉज पार्टिकल कैरीज काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल कैरीज एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है एक ए पॉइंट से लेटर से बी पॉइंट, ऐसा, ठीक है ना। दैट इज वन वे जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड इन स्पेस। देयर इज वन मोर वे बाय विच वी एक्सप्लेन दैट एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड। जैसे मान लीजिए, एकदम सिंपल सा घरेलू एग्जांपल लेते हैं, कि मान लीजिए कि ये चिंटू है, पद्मकांत बेटा, ये चिंटू है और चिंटू का फ्रेंड अनुज है, अनुज बेटा, ठीक है। अब चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने बस इतना बोला अनुज, क्या नाम लिया, अनुज। चिंटू ने कोई पार्टिकल्स रिलीज नहीं किए, चिंटू ने केवल अनुज बोला। उससे हुआ क्या कि ये जो आसपास की एयर थी ना, यहां पर सब एयर ही है ना। ये मान लो कि चिंटू के कान यहां पर है, और ये जो, सॉरी चिंटू बोल रहे तो अनुज निकला, हाँ चिंटू तो यहाँ है, पद्मकांत ये यहाँ पर लिप्स है, यहां से समझ लो आवाज यहां तक जानी है, तो कैसे जा रही है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो आपने केवल इतना किया कि नाम लिया, अब उस नाम ने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, कहां पर, ये जो एयर है नियर लिप्स, यहां डिस्टरबेंस क्रिएट किया, एक एनर्जी जो है वो बेसिकली डिस्टरबेंस के फॉर्म में यहां पर आ गई। अब ये क्या करेगी, यहां पर डेंसिटी को चेंज कर रही है, नियर टू लिप्स जो एयर है उसकी डेंसिटी को चेंज कर रही है। तो ये जो लेयर है ना नियर टू लिप्स, ये जो है कि एग्जर्ट करेगा फोर्स आगे वाली लेयर पे,
ये जो है आगे वाली लेयर पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो जो डिस्टरबेंस है वो बेसिकली ट्रांसफर हो गया इस जगह से यहां पर। अब ये क्या होगा, यहां पर जो है डिस्टरबेंस आया, यहां पर डेंसिटी एयर की चेंज हुई, यहां पर अब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा आगे लेयर पे, तो बेसिकली और ये नॉर्मल हो जाएगा, राइट ना। यहां हो सकता है कि जो है जो एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई हो, कॉन्ट्रैक्शन हुआ हो या रेयरफैक्शन हुआ हो, तो दो चीजों से ये डिस्टरबेंस धीरे 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 कहां तक पहुंच रहा है, वहां तक जहां अनुज का ईयर है, जहां अनुज का कान है। तो बेसिकली हुआ क्या, यहां पर तुमने कोई पार्टिकल इजेक्ट नहीं किया था लिप से, केवल क्या किया, यू क्रिएटेड सम डिस्टरबेंस, कहां पर, इन द पार्ट ऑफ एयर क्लोज टू योर लिप्स। अब एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू दीज एयर पार्टिकल्स। अब ये जो एनर्जी है या तो पुश करेगी एयर पार्टिकल्स को या पुल कर रही होगी। बेसिकली डेंसिटी ऑफ एयर इन दिस पार्ट इज टेम्पररली चेंज्ड, या तो इंक्रीज कर दिया डिक्रीज कर दिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो डिस्टर्ब पार्टिकल्स हैं दे आर एक्सर्टिंग force where, on the next layer of the air, and transferring the disturbance to that layer, यानी डिस्टर्बेंस केवल ट्रांसफर कर दिया अगली लेयर पे। ठीक है, फिर हम क्या बोलते हैं कि इन दिस वे द डिस्टर्बेंस प्रोसीड्स इन द एयर और फाइनली इट रीचेस वेयर, द एयर नियर टू ईयर ऑफ योर फ्रेंड अनुज। ठीक है, एंड फाइनली योर फ्रेंड इज एबल टू लिसन यू वॉट एवर यू सेड। अनुज आपने नाम लिया, अनुज उसको सुनाई दिया। ये जो इस टाइप का मोशन है, जो इस टाइप का मोशन आपको दिखाया है, इसको कहते हैं वेव मोशन, इसको कहते हैं वेव मोशन। तो डिफरेंस एक जो वेव मोशन और पार्टिकल मोशन में आया, तो पार्टिकल मोशन में बेसिकली मूवमेंट हुआ, जो कैरियर है उसका मूवमेंट हुआ, तब जाकर एनर्जी ट्रांसफर हुई, ट्रांसपोर्ट हुई। जबकि यहां पर द पार्टिकल्स जिनके थ्रू वो जो डिस्टरबेंस है वो मूव कर रहा है, जो एनर्जी है वो मूव कर रही है, बट पार्टिकल्स देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर तुमने जो है मेरे ख्याल से जिम में लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा, है ना, एक्सरसाइज करते हुए देखा होगा, वो रोप के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं, राइट ना। तो जैसे मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, ये देखो पिक्चर भी मैंने यहां पर बना रखी है, अभी मैं डेफिनेशन वगैरह सब लिखने को दूंगा। आप देखो ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इसमें कर क्या रहे हैं ये लोग, इन्होंने क्या किया, रोप के एक एंड को इधर जो है किसी वॉल से लेटस से कनेक्ट कर दिया या किसी चीज से उन्होंने बांध दिया है। अब ये इन्होंने टाइटली इसको होल्ड कर लिया। यहां पर आप देखो वो जैसे उन्होंने इसको टाइटली होल्ड किया, अब वो क्या करेंगे, अब वो तो केवल अप एंड डाउन किया। ठीक है, व्हेन पर्सन स्नैप्स हिज हैंड लिटिल अप एंड डाउन, तो इसको बोलते हैं कि इट प्रोड्यूसेस अ बम्प इन द रोप नियर द हैंड। ऐसा आप सोच लो कि एक बम्प क्रिएट हुआ, ये राइट। अब ये हो गया डिस्टरबेंस। अब इस डिस्टरबेंस में ध्यान से देखो, जो रोप का पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ गया, राइट। अब ये प्रोसीड करेगा, थोड़े टाइम बाद ये बम जो है और आगे ऐसे मूव कर जाएगा, फिर ये और आगे इस तरह मूव कर जाएगा, और जो पुराना वाला पार्ट था वो नॉर्मल स्टेट में आ गया। यानी कि जो रोप के मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स हैं, वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। ध्यान से देखो, वो नहीं मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, केवल डिस्टरबेंस मूव कर रहा है, तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ वेव मोशन। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि द पर्सन हु इज एक्सरसाइजिंग विद द रोप, he basically snaps his hand little up and down, that produces a bump in the rope near his hand,
and it is found that as time passes the bump travels towards the wall. तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि रोप का जो मोशन है वो केवल अप एंड डाउन है. डिस्टर्बेंस इज एक्चुअली मूविंग एट राइट एंगल. जबकि फर्स्ट केस जब हमने एयर वाला केस लिया था उसमें क्या हो रहा था, उसमें बेसिकली जो एयर मॉलिक्यूल्स थे उसमें एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, रेयर फ्रैक्शन. उसमें क्या उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स का मूवमेंट है. और ऑल्दो नेट मूवमेंट कोई नहीं है बट मोमेंट्री मूवमेंट है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट किया या रेयर फ्रैक्शन वहां पर हुआ. यहां पर क्या हुआ, अप एंड डाउन हुआ. तो ये दो टाइप के वेव मोशन हैं. इसी से हम बोलते हैं कि वेव्स को हम क्लासिफाई करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स में और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि नॉर्मली हम लोग जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट देखते हैं वो कैरियर के थ्रू देखते हैं, जो पार्टिकल्स हैं. चलो ये आप लिख लो बेटा, व्हाट इज वेव में. सिंपलेस्ट वे में मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी. ध्यान देने वाली बात है जिसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा. जिसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा, नो नेट यानी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. और काम क्या है, इट ट्रांसफर्स एनर्जी. It is the disturbance in a medium that carries energy without a net movement of particles of medium. फिर देखो नीचे भी मैंने वो डिफाइन कर दिया. ट्रांसवर्स वेव जो है, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो वो राइट एंगल्स में होते हैं. डायरेक्शन ऑफ दी जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो ट्रांसवर्स वेव की बात हो गई. जैसे कि यहां पर हमने रोप का एग्जाम्पल लिया था. फिर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, नेट मूवमेंट नहीं है, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये साउंड वेव यहां पर लिख सकते हो. ऑल्दो हम इन सब की डिटेलिंग में कुछ नहीं जा रहे हैं, हमारा जो काम है वो लाइट के बारे में बताना है. तो अभी वहां तक हम पहुंचेंगे. एक आइडिया ले रहे हैं हम लोग केवल कि ये वेव आखिरकार है क्या. देखो कोई भी चीज हम कोई रट्टा नहीं मार रहे हैं कि हम बस रट ले रहे हैं चीजों को. तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. फिर जब ये जो बेसिक चीजें उन्होंने यूज की हैं वो अगर समझ में आ गई तो लाइट भी समझ में आ जाएगी. कॉपी कर लिया बेटा. हम्म
ये तो सेम एग्जाम्पल है ना, इसको कॉपी करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ये आप लिखो बेटा। देखो अगर आप जो है ना बोलते हो वेव, तो वेव के पास ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो होनी चाहिए। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। वेलोसिटी, वेव नंबर, ये न्यू बार इसको बोला जाता है, और एम्पलीट्यूड। दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं इधर। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? दिखाई दे रहा है? Okay, in this demonstration, we're going to look at longitudinal waves. Most of the diagrams of waves you've seen so far have probably been transverse. This is the classic sine wave that gets drawn on the chalkboard up and down and back. And that's a useful diagram, but it doesn't illustrate very well how sound propagates through the air. Sound propagates through the air as what's called a longitudinal wave. So sound is not going up and down. Sound is propagating through the air through air molecules that, if you can imagine all the molecules in the air here, running into each other. So those molecules get compressed and then rarefacted, and then compressed and then rarefacted. The molecules themselves do not travel through the air. They stay where they are. They just bounce off the thing next to them, and that one bounces off another one and bounces off another one. What we have here to demonstrate this is essentially a slinky suspended in a cage. And if you could imagine each little wire of the slinky representing an air molecule, what I'm going to do is start vibrating one end of the slinky, and you can see that the one wire bounces off another, that bounces off another, and ultimately propagates that energy down the length of the spring. This is what's called a longitudinal wave. And this is a much closer example of how sound propagates through the air. Keep in mind, though, that sound propagates equally in all directions. So sound is not a running column going through the air. This is happening in a 360-degree sphere. But if you can keep in mind that this is how the sound actually propagates through the air, it will help you as you end up staring at all of these diagrams of sine waves that are inevitable, even through the material that we will show you. Keep in mind that sound is not going up and down. It's actually traveling longitudinally like this. And that'll help you keep straight the physics involved in sound and wave propagation in the air. बेटा स्क्रीन दोबारा दिखाई दे रही है? Most people think of water, and in particular the sea, when waves are mentioned. If you look at the motion of a wave, it appears to be travelling in a definite direction. But does it carry anything with it? We can do an experiment to look at what happens when we generate a wave by dropping a stone in a pond. As the stone hits the water and sinks, it creates a set of circular waves that radiate out from the point of impact. The waves can move objects in the water or at its edge. To do this, they need to possess energy. So where does this energy come from? Well, some of the kinetic energy the rock has as it hits the pond is converted into energy that is carried away by the waves. So waves carry energy. Do waves also carry water along with them? To see, let's zoom in on the actual surface and pick out some points to observe. If you look carefully, you'll see that the water actually only moves up and down. It does not travel along with the wave. Waves carry energy without carrying matter. Now let's have a look at our stone dropping experiment again. The wave has to travel to reach an object before it can act upon it, and it takes time to cover this distance. So the wave does carry energy, but only at a certain speed, and this speed depends on what kind of wave it is
and what it is travelling through. For example, light is a kind of wave that travels very quickly, and we use it to see the rock falling into the water. Sound is also a wave. It travels much slower than light, and we use the sound to hear the splash the rock makes as it hits the water. Both of these waves travel faster than the water wave. This is why we see the rock hit the water slightly before we hear the splash, and why we are aware of both the sight and sound of this before we feel the waves that are produced. चलो मेरे ख्याल से क्लैरिटी हो गई होगी आपको। अब बात करते हैं दिस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। एक एक करके बड़ा लिखना शुरू करिए। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग ट्रफ्स और क्रस्ट, ये क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक वेव कंसीडर की, तो ये जो आपको पीक दिखाई दे रहा है ना, इसको क्रेस्ट बोल रहे हैं। और ये जो आपको वैली दिखाई दे रही है, जो डेप्थ दिखाई दे रहा है, इसको ट्रफ बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपने डेफिनेशन यूज की। डेफिनेशन क्या कहता है? टू नेबरिंग ट्रफ्स और क्रस्ट। मान लीजिए कि आपने यहां से लिया और यहां तक गए, इसको वेव लेंथ नाम दिया। ठीक है, या फिर आपने यहां से शुरू किया, यहां पर गए, इसको आपने वेवलेंथ नाम दिया। ठीक है, समझ में आई बात? The distance between two neighboring troughs or crusts is known as wavelength. इसको डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो, सेंटीमीटर में, मीटर में, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, माइक्रोन में, अलग अलग यूनिट्स में हम इसको, नैनोमीटर में, अलग अलग यूनिट्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर अलग अलग यूनिट्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो हमें कन्वर्जन्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में किसी भी यूनिट में दे सकता है। तो कन्वर्जन्स आपको जरूर पता होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जैसे मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन करते समय यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो वो इस वेवलेंथ को किस यूनिट में देता है, आप अगर आप कंफर्टेबल है मीटर में यूज करने के लिए, तो आप सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। व्हाटएवर यूनिट वो वेवलेंथ का दे दे, मीटर में कन्वर्ट करके फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको वो कन्वर्जन जो है यूनिट्स वो भी बता देता हूं। ये कॉपी कर लिया क्या बेटा? ये जो इतने मैंने लिखे ना, यही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं आपको ज्यादा दूंगा, आप चाहो तो ये टर्म्स कॉपी कर लो, सेंटीमीटर, मीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर। ठीक है, और मैं आपको ज्यादा देने वाला हूं, आप चाहिए तो ये मेन कॉपी कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये ऐसा ही प्रीफिक्सेस है, आप देखो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको सब लिखा हुआ है। तो इसमें एक देखो, यहां एंगस्ट्रॉम नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो केवल लेंथ के लिए हम उसको यूज करते हैं और कहीं उसको यूज नहीं करते हैं। तो मैं यहां अलग से सेपरेटली यहां लिख देता हूं, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप लिख कर रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर देखो नीचे लिखा हुआ है 10⁻9 मीटर। ठीक है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस, यहां देखो लिखा है ना 12, 10⁻12 -12 मीटर।
ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं। बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, किलो वगैरह तो आप वैसे भी जानते होगे। जो मेन है 4-5 उसको लिख कर रखिएगा। हटा दें बेटा इसको, सारा ही कॉपी कर रहे हो ना। गाइस जैसे यहाँ माइक्रोन में लिखा हुआ है ना, मिली माइक्रोन पूछ लिया तो 10⁻⁹ कर देना है, और कुछ नहीं। हाँ ये यहाँ पर म्यू करके लिखा है, इसको ऐसे सिंबॉलिकली लिखते हैं बेटा। माइक्रोन, म्यू, MU जो लिखा है ना उसको म्यू लिख दो सिंबॉलिकली। हटा दें इसको। सब सारे स्टूडेंट्स थोड़ा स्पीड से चीजें करें, हाँ, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा चीजें फिनिश कर पाए। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। पहले तो डेफिनेशन देख लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is basically number of times a wave passes through a given point in a medium in 1 second per second। ठीक है, पर सेकेंड, इसीलिए फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो पर सेकेंड ही है, पर सेकेंड, या इसको साइकिल पर सेकेंड भी कहते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड, या फिर हर्ट्ज। ठीक है, और 1 साइकिल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। आप ये भी लिख सकते हो बेटा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासेस थ्रू, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन मीडियम इन 1 सेकेंड। अब आप खुद ही सोचिए बेटा कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है, वेव की लेंथ, वेव लेंथ अगर ज्यादा है
तो बेसिकली वो पर सेकेंड कम बार जो है पास कर पाएगी। इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। ये हाईलाइटेड वे में इसको लिख लीजिएगा, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। कॉपी करते ही मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिए बेटा। और पद्मकांत सबको बोल दो थोड़ा सा स्पीड से लिखें लोग। आप थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी लिखिएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। मैंने जानबूझकर वेलोसिटी सी से सिंबॉलिकली इसमें लिख दिया है, रिप्रेजेंट किया है। आगे चल के अभी स्पीड जो है लाइट को वेव कैरेक्टर के फॉर्म में लेकर चलेंगे, वहां पर भी सी रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो है वो ये है रिलेशन। जब आपको वेलोसिटी भी पता है, वेवलेंथ भी पता है और फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो v जो c है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए जो कई सारे क्वेश्चंस में आपको यूज करना पड़ेगा। यूनिट की जहां तक बात है पहले से आता है, आप मीटर पर सेकंड लिख लो, सेंटीमीटर पर सेकंड लिख लो। हो गया बेटा? नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर डेफिनेशन तो लिखा हुआ, वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको तुम लिखना चाहोगे तो 1/λ करके लिख दोगे। एज सच कोई खास फिजिकल सिग्निफिकेंस इसमें नजर नहीं आएगा आपको। न्यू बार इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/λ। ठीक है, आगे चलकर आप जैसे बोर्ड थियरी पढ़ोगे, इसमें फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, तो बार बार 1/λ आता है, उसको हम न्यू बार करके लिखते हैं। ठीक है, सो ये आप लिख लो। और जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या लिखा है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द टॉप ऑफ क्रेस्ट और टू द बॉटम ऑफ अ ट्रफ। तो अगर मैं एक वेव इधर लेट अस से इस फॉर्म में ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये इसी को वो एम्पलीट्यूड बोल रहा है, इसी को वो एम्पलीट्यूड बोल रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द टॉप ऑफ द क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, और बॉटम ऑफ द ट्रफ, यानी ये जो है ना, इसको भी आप, ये डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो रहा है ना अप एंड डाउन, वो जो है सेंटर लाइन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी को आप बोलते हो एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका भी तुम्हें अभी मतलब समझ में नहीं आएगा एम्पलीट्यूड का, और ना ही हम इसको यूज करने जा रहे हैं। जब आगे चलकर हम बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे ना एटम के लिए, जो आज की डेट पे वैलिड है हमारे लिए साइंस में, तो वहां पर इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा जब हम इसको इंटेंसिटी से रिलेट करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उस टाइम पर आप देखोगे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, एंड दैट वी विल बी यूजिंग जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल करेंगे।
हो गया? चलो ये भी कर लिया, वेरी गुड बेटा। अब आते हैं वो जो दो फिनोमेनन है जिसके बेसिस पे सारी कहानी बदल गई, और पार्टिकल नेचर को छोड़ते हुए हमने कौन से नेचर को अडॉप्ट कर लिया लाइट के लिए? वो वेव नेचर। और दो जो फिनोमेनन है वो है डिफ्रैक्शन और अगला है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, पहले इसको लिख लो हल्का सा। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ spreading out as a result of passing via a narrow area or across an edge। आप इसको ऐसे समझो बेटा कि मान लीजिए, मैं दिखाता हूं आपको, ये मान लीजिए कि आपने ऐसा एक जो, ये आप घर पे कोई कार्डबोर्ड लो, उसमें होल कर दो, ठीक है ना, और उसको आप जो है इट्स लाइक ऐसे आपने होल्ड कर रखा हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली ना, हॉरिजॉन्टली। आप कुछ भी ले लो, आप इट्स लाइक कि कोई पार्टिकल जो है ले लिया आपने, सॉल्ट ले लिया है ना, कुछ भी ऐसा ले लिया और ऊपर से ड्रॉप करना शुरू कर दिया, यहां से ड्रॉप करना शुरू कर दिया, यहां पर खूब सारे आपने पार्टिकल्स ले लिया, और नीचे जमीन में जो है ना, इसके थ्रू जो आएगा वो बेसिकली आपको यहां पर इकट्ठा होते हुए सब दिखेगा। एक स्पॉट आपको दिखाई देगा, एक स्पॉट दिखाई देगा, ऐसे स्प्रेड नहीं होगा। स्प्रेड होना जो है वो एक्चुअली वेव का कैरेक्टर है। जब वेव प्रोपोगेट करती है तो स्प्रेड होती है। अभी तुमने वाटर रिपल्स देखे जैसे, तो वो कैरेक्टर किसका नहीं है? पार्टिकल का। तो आपने पार्टिकल थियरी को इसलिए रिजेक्ट किया। हाँ, इसको दोबारा से मैं एक वीडियो दिखाऊंगा अभी आपको बेटा। इसमें कैसा रहता है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आप जो है एक कार्डबोर्ड लिया आपने, उसमें होल कर दिया और ऊपर से जो है शुगर या सॉल्ट जो है, जिनको आप पार्टिकल बोल रहे हो, उनको ड्रॉप कर उसके थ्रू बेसिकली पास करवाया। तो क्या होगा कि वो जो शुगर या सॉल्ट होगा वो इस होल के थ्रू नीचे आ रहा है ना, इसको स्लिट बोल रहे हैं, इसके थ्रू नीचे आ रहा है, तो वो एक ही जगह पर यहां पर इकट्ठा हो रहा है। जबकि वेव का कैरेक्टर कैसा है? ये जो डिफ्रैक्शन है, जिसे कहते हैं ना प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट एज अ रिजल्ट ऑफ पासिंग वाया नैरो स्पेस। जैसे ही वो छोटे स्पेस से पास करता है वेव, तो वेव स्प्रेड होती है। ये कैरेक्टर वेव का है, पार्टिकल का नहीं। अगर पार्टिकल को इसी तरह से आप करोगे, वो नीचे आएगा लेकिन एक ही स्पॉट, एक ही जगह पर वो इकट्ठा होगा। ठीक है बेटा? ये दो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, दो फिनोमेनन जिन्होंने कहानी बदल दी, और फिर कई सालों तक हमने ये मान लिया कि लाइट इज हैविंग वेव कैरेक्टर। हटा दें? अभी आप इंटरफेरेंस देखो, वो और इंटरेस्टिंग है। और ये दोनों जो आपको ऑब्जर्वेशंस, ये फिनोमेनन है, ये दोनों आप फिनोमेनन ऑब्जर्व करोगे जो थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। इसको हटा दें बेटा अभी? हाँ, ये देखो, पहले तो ये है क्या इंटरफेरेंस?
The phenomenon in which two or more waves superpose to form a resultant wave of greater or lower amplitude. अब जैसे ये तुमको ऐसे कुछ खास समझ में नहीं आएगा, आप इमेजिन करो इट्स लाइक कि अगर मान लीजिए कि पार्टिकल्स जो हैं, दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो क्या हुआ, मान लीजिए कि ये आपने यहाँ एक ये पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, दोनों आपस में कोलाइड कर गए, ठीक है, कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, बाउंस बैक करेंगे, इधर इधर चले जाएंगे, राइट ना, ऐसा हो जाएगा। Yes. जब वेव आपस में मिलती हैं, जब वेव आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, आप इसको अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आप देखना चाहोगे ना, तो इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस नाम से ही पता चलता है, वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो आप उसको सिंपलेस्ट वे में सोचोगे ना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या बोल दोगे बेटा, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बोलोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब उसमें क्या हो रहा है, जैसे यहीं पर आप देखो, ये वेव आपने जैसे ऐसे बनाई, ये एक वेव है, ठीक है, एक वेव है, और एक दूसरी वेव है जो बेसिकली इंटरफेयर कर रही है विद दिस वेव, और वो वेव और ये जो ऊपर ये वेव है, दोनों को अगर आप ध्यान से देखो, दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो क्रस्ट है, जो इसका क्रस्ट है और इसका क्रस्ट है, दोनों आप देखो इन फेज इनको बोला जाता है, क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, इसका मतलब है कि ऐड हो रहा है, इट्स लाइक प्लस प्लस एडिशन, माइनस माइनस एडिशन, लेकिन प्लस और माइनस मिलते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। दोबारा सुनो, ध्यान से देखो बेटा, ये जो ट्रफ है, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं, ट्रफ जो है वो बड़ा हो गया, क्रस्ट क्रस्ट से मिल गया, क्रस्ट बड़ा हो गया, क्रस्ट बड़ा हो गया, फिर यहां पर इसी तरह से, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है देखो ट्रफ और क्रेस्ट, ये मिल रहे हैं ना, तो कैंसिल आउट ही तो होंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि ये भाई ये जो है लाइन है, इसके नीचे आप समझ लो निगेटिव है और इसके ऊपर जो है पॉजिटिव नंबर मान लो, तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल ही करेंगे ना। अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड में हो गए, डिस्प्लेसमेंट मान लो इक्वल हुआ, लेट अस से यहां पर ये x यूनिट है और यहां पर ये x यूनिट है, प्लस में और वो माइनस में, तो x माइनस x हो गया 0, इट्स लाइक 5 माइनस 5 0 हो गया। अगर बाय चांस अलग अलग यूनिट्स के हैं, लेट अस से ये +5 है और वो -3 है, तो 2 बच जाएगा, हुआ सब्ट्रैक्शन ही है। यहां उन्होंने स्ट्रेट ऐसे दिखा दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 0 हो जाए, इसीलिए यहां पर देखो लिखा है कि रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर एम्पलीट्यूड, 0 नहीं लिखा है एम्पलीट्यूड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हर बार जरूरी नहीं कि एक ही एम्पलीट्यूड्स की जो वेव्स हैं वो इंटरफेयर कर रही हो, अलग अलग एम्पलीट्यूड्स की भी कर सकती हैं। तो क्रेस्ट अगर ट्रफ से मिलेगा तो वो समझ लो सब्ट्रैक्शन हो गया, उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, और अगर क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, तो वो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पर काइंड ऑफ एडिशन हुआ। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई क्या? Yes, sir. हाँ, ये फिजिक्स में आप सब पढ़ोगे, केवल हम ये रिलेट करना चाहते हो क्योंकि लाइट जो है उसको वेव कहना जब शुरू किया तो उसका रीजन क्या था, यही दो फिनोमेनन, एक जिसको हमने डिफ्रैक्शन बोला और दूसरा वो है इंटरफेरेंस। इसको सिंपलेस्ट वे में हम लिखेंगे ना, ऐसा मान लीजिए याद नहीं रहता है आपको, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, whatever happens, whatever happens, whatever happens when two waves meet, that we call as interference. Whatever happens, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हुआ उसी को कह रहे हैं हम लोग whatever happens when two waves meet, that we call as interference. इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो सकता है।
जब ओवरलैप करेंगे, अलाइनमेंट होगा, इनको इन फेज कहते हैं हम लोग बेटा। ये इन फेज वेव्स हैं। इन फेज मतलब जब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा हो, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा हो, और वो आउट ऑफ फेज हैं। कॉपी कर लिया बेटा? चलो देखो, मैं कुछ आपको दिखाता हूं टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर मैनर। स्क्रीन दिखाई दी बेटा? Interferential generators produce mixed currents within tissue. Constructive interference refers to the concept that when two electrical currents are perfectly in phase, the amplitude of the combined wave will be equal to the sum of both waves. For example, generator 1 produces a wave of 400 Hz, while generator 2 produces a wave of 400 Hz. The two waves together are perfectly in phase. The resultant waveform that is produced from generator 1 and generator 2 would equal 800 Hz. Opposite of constructive interference is destructive interference. Destructive interference refers to two currents that are perfectly out of phase. The peak of the first wave is equal and opposite to the peak of the second wave. Generator 1 produces a current of 400 Hz, where generator 2 produces a current of negative 400 Hz. The sum of the two waves together equals 0 Hz. Thus, the waveforms cancel each other out. Finally, continuous interference refers to when two currents have slightly different frequencies and the resultant wave alternates between constructive and destructive interference. In this example, generator 1 produces a current of 100 Hz. Generator 2 produces a current of 30 Hz. The resultant interference waveforms alternate between constructive and destructive interference and will be slightly out of phase and produce a current of 130 Hz. गाइस, ज्यादा कुछ इसके बारे में और बात नहीं करेंगे हम लोग। अब सीधे अपने वापस थियरी ऑफ लाइट पे आएंगे और ये सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे ही, तो उस पे नहीं जाना है। अब बात करते हैं बड़ा जो बड़ा एक्सपेरिमेंट, ऑल्दो बहुत सिंपल है, घर पे भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, कार्डबोर्ड लेकर के, है ना, इस तरह से स्लिट बना करके और टॉर्च लेकर के आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, घर पे कर सकते हो। 1805 में थॉमस यंग ने किया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और
जिसमें आप देखो, आप खुद देख पा रहे होगे, इसमें दो चीजें आपको दिख रही हैं। एक आपको स्प्रेडिंग दिखाई दे रही होगी बेटा, है ना, आपको स्प्रेडिंग दिखाई दे रही है, और एक दो वेव्स का देखो इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। कैन यू सी दैट? हाँ, इसमें अगर मान लो कि हमने पार्टिकल के हिसाब से सोचा होता, पार्टिकल के हिसाब से सोचा होता, तो ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। ये चीज मान लो जमीन हो गई अपनी, और यहां पर कार्डबोर्ड में इस तरह से हमने दो स्लिट्स बना लिए, और यहां से फिर से हम वही शुगर और सॉल्ट गिराना शुरू कर देंगे, है ना, शुगर और सॉल्ट गिराना यहां से शुरू कर देंगे। तो हमको क्या यहां पर मिलेगा? केवल दो स्पॉट्स मिलेगा। तो वो कहना ये चाहता है कि अगर मान लीजिए पार्टिकल होती लाइट, तो ये फिनोमेना आपको नहीं दिखाई देता, जो यहां पर ये बारकोड जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बारकोड जैसा, डार्क है, फिर वहां लाइट है, फिर डार्क है। तो ये बारकोड जैसा जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये तभी दिख सकता है जब वो लाइट होगा, पार्टिकल नहीं। पार्टिकल होता तो केवल आपको दो स्पॉट्स दिखाई देते, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, बिकॉज लाइट इज वेव, और वेव जो है वो क्या कर सकती है? वो डिफ्रैक्शन कर सकती है, वो इंटरफेरेंस कर सकती है। इसीलिए आपको कई स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं रादर देन टू स्पॉट्स। ये है जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, और उसका जो कंसीडर किया गया कि एक्चुअली में लाइट जो है वो वेव कैरेक्टर है, ना कि पार्टिकल। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या बेटा? हाँ, तो इसमें मैं आपको एक दिखा भी देता हूं, फटाफट आप समझ भी जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन पे? देखो, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सिंपलेस्ट वे में तुम्हें एकदम समझ में आएगा अच्छे ढंग से कि हुआ क्या। चलो, मेरे ख्याल से चीजें आपको काफी समझ में आई इसके बेसिस पे। ठीक है, अब इसको तो डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं बेटा, और केवल ये दिखा सकते हैं कि रादर देन टू स्पॉट्स वी वर गेटिंग मेनी स्पॉट्स लाइक बारकोड, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ light has wave character, because only wave can show that diffraction and interference. कॉपी कर लिया बेटा? देखो, अब ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद ये तो क्लैरिटी हुई कि भाई जो लाइट है, लाइट हैज गॉट दैट वेव कैरेक्टर। लेकिन फिर क्वेश्चन अराइजेस कि अगर लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है भी, तो हाउ दैट लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वेव्स, साउंड वेव हो गया, उनसे अलग कैसे है? तो एक
बहुत जो है पॉपुलर थियरी हुई, जो किसने दी बेटा? जेम्स मैक्सवेल ने। कभी दी? 1870 पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और बहुत दिनों तक ये कंसीडर किया गया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स की, उन फिनोमेनन की जिसके बेसिस पे वी सेड दैट लाइट मस्ट बी हैविंग पार्टिकल कैरेक्टर। वेव कैरेक्टर तो होना चाहिए, उसके अलावा पार्टिकल कैरेक्टर भी जरूरी है, अदरवाइज वो फिनोमेनन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे। ठीक है, फिर आगे चल के एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी आप रेस्ट करो, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। Yes, sir.